ऑलराइट, तो कल के लेक्चर में हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था और कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि इनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वोल्ट पर मीटर में होती है, वेक्टर एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एम्पियर पर मीटर में होती है, वेक्टर जे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में होती है, वेक्टर डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जिसका यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, वेक्टर बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसका भी यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और रो वी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब। राइट, फिर हमने एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी ली थी, डेल डॉट जे इज इक्वल टू डेल्टा रो वी बाय डेल्टा टी। ओके, तो टुडे आपको जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वो सारा का सारा आप इसके सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला जो गॉस ने लिया दैट वाज दी मैक्सवेल ने जो लिया दैट वाज दी गॉस लॉ। राइट, सो गॉस लॉ में यहां पर क्या लिया, क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, जो कि सराउंड कर रहा है चार्ज को, प्लस क्यू को, इसको सराउंड कर रहा है, और इसके द्वारा आपको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल रहे हैं। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल सरफेसेस ले लिए, छोटे सरफेसेस, जिसको अपन ने डीएस से डिनोट किया, और ई डॉट डीएस ये हमने निकाला, उसके हर जगह ई डॉट डीएस निकाल के और उनका इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रल करके हमको क्या मिलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सो दिस वाज गिवन बाय गॉस लॉ। राइट, और जब अपन इसको वेक्टर डी के रूप में लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी। राइट, इंटीग्रल ये जो क्या है, दिस इज नाउ डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी। ये कैसे आया ये भी अपन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो ये इक्वेशन क्या स्टेट कर रही है कि नेट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस S is equal to the total charge इंटीग्रल रो वी डी वी
inside the volume V. This is the integral form of Maxwell's equation, right? So this is the integral form of Maxwell's equation. So now this is your first relation. Now इसमें अपन ने किसकी बात की? इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की हमने. देन वी कम टू नाउ सेकंड लॉ, that is your Gauss law for magnetic field. Okay, this is your Gauss law for magnetic field. एक सेकंड, इसमें शायद अपन इसका डिफरेंशियल फॉर्म भूल गए. एनीवे, इसको अपन बाद में करते हैं, पहले लेते हैं डिफरेंशियल फॉर्म. दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म जो अपन ने देखा इंटीग्रल डी डॉट डी एस से. अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म यदि अपने को निकालना है तो अपन इसमें क्या लगाएंगे? डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट? सो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल डी डॉट डी एस, इंटीग्रल डी डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल डॉट डी डीवी, वॉल्यूम इंटीग्रल. ओके, अब यदि अपन इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, ये जो अपन ने इक्वेशन देखी और अभी जो हमने इक्वेशन देखी, इन दोनों इक्वेशन को यदि अपन कंबाइन कर दें तो हम लिख सकते हैं नाउ इंटीग्रल डेल डॉट डी डीवी दैट इज इक्वल टू, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल rho v dv, this is volume integral. And therefore from this equation we can write del dot d that is equal to rho v. और ये जो है ये मैक्सवेल का इक्वेशन है इन डिफरेंशियल फॉर्म. दिस इज मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म. सो दिस इज योर डिफरेंशियल form of Maxwell's equation. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन. नाउ लेट अस कम टू सेकंड वन. सेकंड वन इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ for magnetic fields. Gauss law for magnetic fields. और ये अपन ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो क्या दिया था एक्चुअल में, है ना? किसके ऊपर आधारित है? गॉस लॉ के ऊपर आधारित है आपका मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन. तो गॉस ने एक्चुअल में क्या बताया था? गॉस ने एक्चुअल में बताया था जैसे अपन ने यहाँ पे चार्ज लिया है, पहले यहाँ पे चार्ज लिया है और चार्ज के सराउंड किया किसने? एक क्लोज्ड सरफेस ने. वैसे ही यदि हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ले लें, है ना, और उसको सराउंड करें क्लोज सरफेस से, तो मैग्नेटिक फील्ड किससे बनेगा? आप जानते हैं, मान लीजिए मैग्नेट ले लिया अपन ने, नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट, और नॉर्थ साउथ पोल को मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस, अगेन 3 डायमेंशनल, ये ध्यान में रखें, दिस इज ए क्लोज सरफेस और 3 डायमेंशनल सरफेस है. 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया? जैसे बॉक्स हो गया, है, फुटबॉल हो गया, एंड सो ऑन. सो दिस इज ए क्लोज सरफेस इन 3 डायमेंशन. ठीक है, तो अब यहां पर अपन क्या देखते हैं कि ये जो लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दीज आर द लाइंस. ओके, तो नॉर्थ से तो लाइंस बाहर निकल रही हैं और साउथ से अंदर आ रही हैं. मतलब जितनी फ्लक्स लाइंस बाहर जा रही हैं उतनी फ्लक्स लाइंस जो है वो अंदर आ रही हैं. तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका 0 हो जाएगा. ठीक है ना, राइट? तो यहां पर जो इक्वेशन गॉस ने दी उसने क्या कहा कि जो फ्लक्स है इंटीग्रल
बी डॉट डी एस टोटल सरफेस है, छोटे छोटे सरफेस ले लिए हमने, यहाँ पे छोटे छोटे सरफेसेस ले लिए, इनसे हमने जो है जो फ्लक्स पास हो रहा है वो देखा, ठीक है ना। तो जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है, यहाँ पे यदि अपन इस सरफेस को ही ले लें तो जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर चला जा रहा है। तो इस तरह से बी डॉट डी एस यदि अपन टोटल निकालें, इंटीग्रल बी डॉट डी एस, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। ओके, दिस इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें ये नहीं कि पूरा सरफेस के अंदर ही मैग्नेट हो, है, ये बाहर भी अपन सरफेस को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये ले लिया, नॉर्थ साउथ पोल ले लिया, और सपोज दिस इज द 3 डायमेंशनल सरफेस यहाँ रखा, तो क्या होगा, यहाँ पे वही चीज होगी, यहां से जितनी लाइंस आएंगी अंदर उतनी लाइंस क्या हो जाएंगी, बाहर चले जाएंगी। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट विल बिकम 0। समझ में आ रहा है? लेट्स मूव टू दी थर्ड वन। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना, कि जो तीसरा और चौथा जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात वहीं से आती है। तो तीसरा जो है वो है हमारा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, अब फैराडेज लॉ जो अपन ने पढ़ा है ना, वो क्या कहता है फैराडेज लॉ, कि द ईएमएफ जनरेटेड अराउंड ए लूप ऑफ वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि अपन एक लूप ऑफ वायर रख दें, जैसे मान लीजिए अपन ये मैग्नेट का एग्जांपल ले लें, ये मैग्नेट का एग्जांपल नॉर्थ साउथ। अब ये क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ओके, और इसमें अपन ने एक वायर लूप रख दिया, वायर लूप, ओके। देन व्हाट दिस फैराडेज लॉ स्टेट्स दैट द ईएमएफ जनरेटेड, इसी के कारण क्या होगा, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। जब मैग्नेटिक, यदि मान लीजिए मैग्नेट कांस्टेंट है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। व्हेन इट इज इन मोशन, मोशन में यदि होती है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें से क्या होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। सो द ईएमएफ will be generated around a loop of wire when it is placed in a magnetic field which is changing with time, right? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो तब उसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सो फैराडेज लॉ सेज दैट द ईएमएफ जनरेटेड अराउंड a loop of wire in a magnetic field is proportional, this EMF which is generated, that is proportional to the rate of change of time varying magnetic flux, क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो E that is proportional to d phi b by dt, where phi b is the magnetic flux। तो d phi b जो है वो dt के साथ चेंज हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको अपन ने लिख दिया E proportional to d phi b by dt, ठीक है ना। So it is proportional to the rate of change of time varying magnetic flux that leaves the surface bounded by the loop, okay। तो यहां पर हमने ये लूप ले लिया, C is the loop, ठीक है ना। और मान लीजिए ये लूप किसके कारण मिल रहा है, कोई सरफेस है यहाँ पे अपन ने ले लिया है ना, इसके साथ ही अटैच्ड है, दिस इज द सरफेस, इसके साथ ही अटैच है लूप, राइट। तो इस केस में बेसिक फॉर्म जो फैराडे लॉ का था वो क्या था, E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, फिर उसके साथ लेंजेस लॉ भी जुड़ गया, और फिर अपन ने उन्होंने बताया कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी है। क्यों, क्योंकि ये जो बनेगा, जो लूप यहाँ पे लिया जिसमें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, वो इस तरह का बन रहा है कि वो इसको अपोज करेगा, किसको, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है तो लूप में इस तरह का करंट बनेगा कि जो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, है ना, राइट। और यदि ये बाहर की तरफ जा रहा है तो वो इस तरह का बनेगा कि वो अंदर की तरफ होगा। मतलब इसका काम क्या है, अपोजिशन का काम है। जो फ्लक्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो इसको हमेशा अपोज करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है
E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाय बी, जो है वो दैट विल बी माइनस डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब E अपन जानते हैं कि जो ये EMF है दैट वी कैन राइट एज इंटीग्रल E डॉट dl, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो यदि हम इसके छोटे छोटे dl इससे ले लें, क्योंकि यहाँ पे जब आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो डेफिनेटली है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि अपन छोटे छोटे एलिमेंट के साथ ले लें तो दिस विल बी E विल बी इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dl, राइट। एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स phi b किसके द्वारा दिया जाएगा, phi b दैट विल बी इक्वल टू फ्लक्स है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल B डॉट ds ओवर द सरफेस एस, ठीक है। तो इस तरह से अब अपन इनको यदि जोड़ें इन चीजों को तो क्या जोड़ें, E है हमारे पास है, E क्या हो गया इंटीग्रल E डॉट dl, तो यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रल E डॉट dl, E की जगह लिख दिया अपन ने, C दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बाय डेल्टा t इंटीग्रल B डॉट ds सरफेस इंटीग्रल, ठीक है ना। ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया मैक्सवेल के इक्वेशन का। मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन अपन ने देखा गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, दूसरा देखा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और तीसरा हम देख रहे हैं फैराडेज लॉ के से जो निकाला, तो ये हो गया तीसरा मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म देखें, और यहाँ पे भी देखें गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ने देखा, इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो भी आप जब इसी तरह से लगाएंगे नियम लगा के, तो दैट बिकम्स इक्वल टू डेल डॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ योर सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन, ओके। तो अब देखते हैं फैराडेज लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो फैराडेज लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म में देखने के लिए अब हमारे पास रिलेशन है क्या, रिलेशन निकाला हमने इंटीग्रल E डॉट dl C that is equal to minus delta by delta t integral B dot ds सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो अब स्टोक्स थ्योरम लगा दें। स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल E डॉट dl, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल E डॉट dl, हम क्या लगा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की सहायता से अपन लिख रहे हैं दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्रॉस E, दिस इज लाइन इंटीग्रल एंड दिस इज सरफेस इंटीग्रल डॉट ds सरफेस इंटीग्रल, ओके। तो अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपने को इंटीग्रल डेल क्रॉस E डॉट ds surface integral will be minus delta by delta t integral B dot ds, ओके। और यहां से लिख सकते हैं डेल क्रॉस E is equal to minus delta B by delta t, so this gives you del cross E that is equal to minus delta B by delta t, so this becomes your Maxwell's थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया, यहां पर हमने इस्तेमाल किया फैराडेज लॉ का, ठीक है। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जब भी, अच्छे से इसको ध्यान में रखें, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें परिवर्तन होता है, किसी भी सरफेस से जब मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है और उसमें यदि परिवर्तन होता है, और यदि वो हमने कंडक्टिंग लूप लिया हुआ है, क्योंकि कंडक्टर में धारा बह सकती है, कंडक्टर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, इसलिए एक कंडक्टिंग लूप यदि अपन ने लिया है और
ऐसी जगह लिया जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तब उसके अंदर क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है, जिसके कारण आपको करंट भी मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि क्लोज लूप है तो उसके अंदर करंट मिलेगा, ओपन लूप में तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से और देखें कि मान लीजिए ये अपन ने ले लिया कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, ठीक है। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैंने क्रॉस करके दिखाया है इसको, इसका मतलब क्या है, ये सरफेस के हमारे जो पेपर है उसके अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर है ना, जिसमें से ये क्रॉस कर रहा है पूरे में से है, ये तो अंदर हम दिखा सकते हैं, यहां दिखाया नहीं हमने, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारा जो फैराडेज लॉ है वो क्या कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण करंट भी बहेगा, क्योंकि क्लोज्ड है ये, ठीक है ना, क्लोज्ड है तो करंट किस तरह का बहेगा, देखिए यदि अपन मान ले करंट इस तरह बह रहा है तो देखें सही बताता है कि नहीं बताता। अब आप देखिए यदि इसको आप थंब रूल लगाएं और कर्ल्ड फिंगर्स लगा दें, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको अपोज करेगा, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। इसी तरह से किसी भी पॉइंट भी आप ले लें तो आपका जो करंट है उसकी दिशा ये होगी, ठीक है ना, और करंट आप जानते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ चलता है, ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है, तो जो करंट की दिशा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना, इसको देखिएगा। तो यहां पर क्या है कि ये जो है, ये तो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसके किसके, पेपर के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारा पेपर के पैरेलल में आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं, वेक्टर बी और वेक्टर ई ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। और दूसरी चीज क्या हो गया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या वहां पे जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, वो भी देखेंगे अपन उसको, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा, राइट, और साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये चीज को ध्यान में रखें, इसकी जरूरत अपने को बाद में पड़ेगी, ओके, ऑल राइट। तो अब क्या हुआ, अब आ गए अपन चौथे पे, चौथा मैक्सवेल्स इक्वेशन देखें, फोर्थ किसके ऊपर आधारित है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो सारे जितने लॉ थे वो सब मैक्सवेल ने यूज किए, 3 लॉ तो वैसे ही थे, तीनों में तो कोई चेंज नहीं किया, मैक्सवेल ने अपना चेंज किया इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ, उसने कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ ये इनकम्प्लीट है, इनकंसिस्टेंट है, क्यों है इनकंसिस्टेंट वो देखते हैं अपन यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ में, ठीक है ना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, अब अपन ने जैसे इसमें देखा था फैराडेज लॉ में तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है ना, है तो वहां तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, यहां पर क्या उसने कहा आपके एम्पियर ने कि यदि मान लीजिए किसी वायर से धारा बह रही है, जो उसने अपने ओरिजिनल रूप में कहा था, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूं फिर अपन आएंगे इसके मॉडिफाइड फॉर्म में, ठीक है। तो किसी में तार में से धारा बह रही है, आपको पढ़ाया गया है, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, और उसने बताया कि दिस इंटीग्रल बी डॉट डी एल दैट विल बी इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई, जहां पर आई क्या होगा, एनक्लोज्ड है ना, ये ध्यान में रखना है, आई जो करंट है वो लूप जो है लूप के अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं, ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बीएससी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो करंट जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, करंट जो है वो लूप, जो भी लूप अपन कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर से होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि यदि धारा किसी तार में से बह रही है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ये एम्पियर ने कहा, ठीक है ना। इसके आगे जोड़ दिया मैक्सवेल ने जो है, यहां पर अपन ने देखा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड है, थर्ड नियम है, उसमें क्या था, चेंजिंग
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काम आएंगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो अपन ने यहाँ पे दिखाया है ना, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। अब यहां पर उसने क्या कहा एम्पियर ने कि यदि करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मतलब उसने करंट चेंज की बात नहीं की थी, है ना। तो अब इसमें मैक्सवेल ने ये जोड़ दिया, मैक्सवेल ने कहा कि चेंज, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैक्सवेल ने ये इसमें जोड़ा, मैक्सवेल ने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस, ये भी चेंजिंग होगा, सॉरी, दिस इज प्रोड्यूसेस, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड will produce changing magnetic field, ठीक है? ये मैक्सवेल ने इसमें जोड़ दिया। ऑलराइट, अब ये जोड़ा क्यों, कहां से आया, किस कारण से आया, वो बताते हैं आप। वो आपने, हालांकि आपको बीएससी में बताया गया होगा, पर लेट अस सी है कितना आपको याद है। तो उसने क्या कहा कि बोले ठीक है, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, आपने बता दिया कि म्यू 0 × I हो गया। उसने एग्जांपल ले लिया कि मान लीजिए दो, हम इस तरह से कैपेसिटर की दो प्लेट ले लें और इनको जोड़ दें इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है ना। क्यों करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि यदि यहाँ पे यदि कोई नीडल रखे, मैग्नेटिक नीडल, तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है अपनी पोजीशन से, और मैग्नेटिक नीडल यदि डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या है, यहाँ पे करंट है। ये तो हो गया इसके द्वारा, एम्पियर ने जो सर्किटल लॉ दिया कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और आई के कारण यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है। अब जब इसको अपन बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होता है कैपेसिटर पे, आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ चार्ज इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू हो रहा है, यहाँ माइनस क्यू हो रहा है चार्ज, ओके। तो उसने ये कहा कि जब यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखी इस जगह पे भी, ये भी देखा कि ये भी डिफ्लेक्ट हो रही है, और उतनी ही डिफ्लेक्ट हो रही है जितनी यहां हो रही थी, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां जनरेट हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां जनरेट हो रहा है, पर यहां तो कोई करंट है ही नहीं, है ना। तो करंट नहीं, यहां क्या है, यहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। करंट तो नहीं है पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी कोई इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए, और उसका नाम दिया उसने डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये एक्चुअल तो बह नहीं सकता इसके बीच में। तो ये जो यहां था इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ, जो दिख रहा है हमें, दैट ही कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, हैं? तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे मिला। तो उसने एक टर्म इसमें और जोड़ दिया कि एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होनी चाहिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई एनक्लोज, ये वाला तो है ही, इसको नाम दे दिया कंडक्शन करंट आई सी, दिस बिकम्स आई सी, दिस इज आई सी, दैट इज कंडक्शन करंट, ऑलराइट। और इसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसको डिनोट किया किससे, आईडी से, तो दिस बिकम्स आईसी प्लस आईडी, ये उसने कहा मैक्सवेल, ठीक है, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब परंतु इसमें क्या चीज है कि जब ये अपन लगाते हैं तुरंत बैटरी से,
उस टाइम पे जब चार्ज यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि आपको मालूम है, आपने चार्जिंग ऑफ कंडेंसर पढ़ा हुआ है, आपने प्रैक्टिकल भी किया है कि समय जैसे आप लगाते हो तो समय के साथ यदि हम यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज देखें तो धीमे धीमे चार्ज जो है वो बढ़ता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली। तो ये जब धीमे धीमे चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, जब चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी के हिसाब से बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो भी चेंज होगा, ठीक है ना। और उस चेंज के कारण जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, क्योंकि करंट भी यहाँ डिपेंड कर रहा है इसी के ऊपर, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी जो है उसी हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है ना। उसका भी ऐसी एक्सपोनेंशियल कर्व आता है, आपने देखा है, ठीक है। तो वो भी देखा हुआ है कि किस तरह से करंट जो है वो चेंज होता है। तो जब हम कंडेंसर को लगाते हैं तो यहाँ पर चार्जेस भी चेंज हो रहे हैं और उसके कारण करंट चेंज हो रहा है, और उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, वो चेंज हो रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये मैक्सवेल ने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और उसके साथ ये टर्म जो है वो इसको इसमें जोड़ दिया, ठीक है। लेट्स सी इन द अनदर मैनर। यहाँ पे अपन अब ये इक्वेशन जो बनाई उसने, तो इक्वेशन कैसे बन गई, अब ये इक्वेशन बनी आपकी इंटीग्रल b डॉट dl लाइन इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू, इसको लिख दिया म्यू 0 आई, जैसे अपन फ्री करंट लेते हैं हमेशा तो आईसी की जगह अपन आई हमेशा लेते हैं, तो अपन ने वो ले लिया और उसके साथ उसने इस आईडी के लिए टर्म जोड़ा, म्यू 0 तो है ही प्लस म्यू 0, और उसने कहा कि आईडी जो है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी। नाउ फाई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, so this electric flux is changing with time, and because of this change of electric flux you are getting the displacement current, ठीक है ना। so this d phi e by dt that is varying electric flux with time, so this is electric flux varying means changing with time, okay। तो अब चलिए, अब देखिए क्या चीज यहां पे आई। यदि अपन ये एग्जांपल ले लें तार का, ठीक है ना, तो इस केस में इस डी फाई बाई डी टी का मान क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चेंज नहीं हो रहा है यहां, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हियर फाई ई इज ए कांस्टेंट। सो इन दिस केस phi e that is constant and therefore d phi e by dt that is equal to 0 for this case, ठीक है। और आपके पास क्या मिल जाएगा, वही जो एम्पियर ने दिया, इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 इनटू i, तो दिस ये आपको मिल जाएगा क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि आपको लग रहा होगा कि ये तार इनफाइनाइट है, पर इनफाइनाइट है तो तार में धारा जब ही बहती है जब ये पूरा क्लोज्ड हो, जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक इसके अंदर से धारा नहीं बहेगी, ठीक है। तो ये इमेजिन करना है आपने कि जो भी सरफेस अपन ले रहे हैं उस सरफेस में ये एनक्लोज्ड है, मतलब धारा इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब इस केस को ले अपन कैपेसिटर के केस को, तो कैपेसिटर के केस में यूं ले लें, सपोज अपन इसको फिर से बना लें यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ना, यहां पे अपन ने मान लीजिए ये लूप लिया और अपन ऐसा भी सरफेस ले सकते हैं कि कुछ इस तरह का, अब धारा यहां तो कट कर रही है, तो इस लूप के लिए तो अपन ने ले लिया इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 इनटू i है, ठीक है। परंतु अब यहां पे यदि हम आए तो यहां पे क्या है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां तो धारा जो है वो नहीं बह रही, धारा इसको कट नहीं कर रही है, तो वही उसने क्या नाम लिया, डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम लिया उसके लिए, ठीक है।
तो अब हमको क्या देखना है, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस म्यू जीरो आई दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाय डी टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा तो ये म्यू जीरो आई हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा कि म्यू जीरो आई जीरो हो जाएगा क्योंकि आई यहाँ कट नहीं कर रहा, दिस इज योर आई सरफेस को कट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो म्यू जीरो आई जो है वो जीरो बन जाएगा, आपके पास रह जाएगा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई बाई डी टी। तो अब जो करंट यहां से बह रहा है वही करंट तो यहां पे भी होना चाहिए, मतलब आईसी शुड बी इक्वल टू आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो वी वांट टू प्रूव दैट आईसी इज इक्वल टू आईडी, आईसी इज इक्वल टू आईडी प्रूव करना, इसका मतलब आई इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाय डी टी, दिस वी वांट टू प्रूव। तो वी वांट टू प्रूव I is equal to epsilon 0 d phi e by dt. This we want to prove. Okay, so let us see how to prove it. और 5 मिनट का है, इसको कर देते हैं। So now so we have to prove I is equal to epsilon 0 d phi e by dt, right? अब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स अपन ने देखी, जो दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वी नो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन epsilon 0 where sigma is the charge density. Charge density means charge per unit area. So this we can write as q upon a epsilon 0, charge upon area, ठीक है ना। और क्यों? क्योंकि E यहाँ पे नॉर्मल टू दी प्लेट्स है, तो E और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए अपन ने इसको क्या ले लिया यहाँ पर q अपॉन a epsilon 0, ठीक है ना। और उसके बाद इंटीग्रल ई डॉट डी एस जब अपन लेंगे तो चूंकि ये दोनों क्या हैं, इंटीग्रल ई डॉट डी एस में सरफेस इंटीग्रल अपन ले रहे हैं यहाँ पे, दिस इज योर फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में, अभी जैसा बताया ई भी इसी डायरेक्शन में और डी एस भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई इंटू ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट अपन ने लिया हुआ एरिया ए, ठीक है। सो दिस बिकम्स ई की जगह अपन लिख दें q अपॉन a एप्सिलॉन 0 इंटू a, और दिस विल बी इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब क्या हो गया, अब यदि अपन एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी लिखना चाहें, जो कि हमारा करंट है I, यहां से I इज इक्वल टू दिस एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी, देन दिस विल बिकम epsilon 0 d by dt of q by epsilon 0, that will become epsilon 0 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, so this becomes your dq by dt, and what is dq by dt? dq by dt is the current, ठीक है ना। परंतु ये जो q है ये डिफरेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। यहाँ पर जो q आप है वो डिफरेंट है, और यहाँ का q क्या है, ये जो चेंज हो रहा है इस पे, जो इस पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस q dq by dt, दिस इज द टाइम रेट ऑफ चार्ज ऑफ प्लेट, दिस dq by dt दैट इज द टाइम रेट ऑफ चार्जिंग, कह सकते हैं अपन, चार्जिंग ऑफ प्लेट, ओके। तो इस तरह से आपका ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, दिस इज योर आईडी, है ना, आईडी लिख ले, आईडी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रल बी डॉट डी एल सी दैट इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई सी प्लस आई डी, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई प्लस एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाय डी टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंडक्शन करंट, ये एक्चुअल वायर है जहां पर, वहां पर कंडक्शन करंट होगा, और जहां वायर नहीं है
वहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, वहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना अब है दिस वन, दिस इज योर मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, और इसको और भी नाम दिया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ओके, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रल फॉर्म में, और उसके बाद आप ये अपन ने देख लिया। अब इसी को जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो रह गया इसका हमें फॉर्म जो लिखना है, ठीक है ना, तो उसको किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे। ये फॉर्म तो आ गया, इसी को यदि आप चाहें तो डिफरेंशियल फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका वही थ्योरम लगा के, स्टोक्स का थ्योरम लगाएं, और आप इसको जो है इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी, फैक्टर आ जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल से, सो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्रॉस बी डॉट डी एस, वो लगा के और हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको देखेंगे।